दे और पाकिस्तान के साथ जो पीस प्रोसेस तभी चल सकता है जब पाकिस्तान इस बात को सही से समझे। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप सिंह नागरकोटी के साथ सईद मुजीब इमाम, न्यूज नेशन, दिल्ली। अब चंदन, हम आपसे समझना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेता कल से ही इस पूरे मसले पर, जब से ये मसला सामने आया कि पाकिस्तान के संसद ने ये रेजोल्यूशन पारित किया है, लगातार एक आक्रामक तेवर इख्तियार करते रहे। संसद में आज इसे लेकर एक रेजोल्यूशन प्रस्ताव भी पास किया गया, लेकिन इसका श्रेय कहीं ना कहीं यूपीए सरकार खुद अपने ऊपर ले जा रही है। चाहे आपसे जो भी विवाद हो, हम सब एक ध्वनि से बात करते हैं। क्या आप सहमत हैं इससे? देखिए, हम एक ध्वनि से बात करना ही चाहिए और हमारे नेताओं ने, यशवंत सिन्हा जी ने, सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली, हम सब कह रहे हैं कि सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। लेकिन ये मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर बीजेपी का दबाव नहीं होता, सरकार इतना भी नहीं करती। क्यों? सरकार ऐसा चाहती नहीं है। सरकार का ये रवैया रहा है हमेशा कि पाकिस्तान को खुशामद किया जाए, पाकिस्तान को संतुष्ट रखा जाए। आपको याद होगा शर्म अल शेख में जाके प्रधानमंत्री ने क्या किया, बलूचिस्तान को एजेंडा पे ले आए जी। और जो कि आज तक कभी किसी प्रधानमंत्री, किसी भारतीय सरकार ने इसके बारे में कभी उल्लेख करने से नहीं, किसी ने उल्लेख नहीं किया, क्योंकि ये सच है ही नहीं। एक गलत चीज को हम मान के चले आए। तो प्रधानमंत्री इतने ज्यादा उत्सुक हैं कि पाकिस्तान के साथ संबंध बेहतर हो, और चाहे पाकिस्तान 10 चांटे भी मारते चले जाएं, लेकिन हम कहते हैं भाई ठीक है, कोई बात नहीं, एक चांटा मारा आपने, 2 चांटा मारा, हम 2-4 और बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन आखिर मुस्कुराइए तो सही। ये क्या रवैया है? ये ना तो डिप्लोमेसी का हिस्सा हो सकता है और ना कि देश के स्वाभिमान के लिए इसको कोई भी स्वीकार कर सकता है। चंदन, यहीं पर एक सवाल यहां पर यह भी उठता है चंदन, कि भारतीय जनता पार्टी पर कुछ इसी तरीके का आरोप 2004 के आसपास कांग्रेस लगाया करती थी, जब कांग्रेस ये कहती थी कि वाजपेयी जी दरअसल स्टेट्समैन बनना चाहते हैं और पाकिस्तान की तमाम ज्यादतियों को बर्दाश्त कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं कि जो सत्ता में आता है वही पाकिस्तान से दोस्ती करने की और भारत और पाकिस्तान के संबंधों को सुधारने का बेड़ा खुद पर ले लेता है और विपक्षी दल एक दूसरा राग अलापते हैं? नहीं अजय, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा 2004 में क्या हुआ था। 2004 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर गए थे और लाहौर घोषणा पत्र में दस्तखत किए थे। ठीक है, आगरा में अटल जी ने प्रयास किया कि कुछ समझौते की तरफ हम आगे बढ़ें। कारगिल के बावजूद एक प्रयास हुआ। भारत बड़ा देश है तो हम मानते हैं कि भारत की जिम्मेदारी ऐसे पाकिस्तान जैसे देश से काफी ज्यादा है। लेकिन लाहौर में जो घोषणा पत्र जारी हुआ उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा गया कि पाकिस्तान की भूमि किसी हालत में आतंकवादियों के इस्तेमाल के लिए नहीं दिया जाएगा। जी। ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो दस्तावेज है, आज भी मौजूद है, पाकिस्तान सरकार के दस्तखत किए। इसी से हम पूरे दुनिया को आज बता सके हैं कि पाकिस्तान स्वीकार करता है कि वो आतंकवादियों को प्रोत्साहन दे रहा था और ये कहा था कि हम इसको रोकेंगे, लेकिन सब दुनिया वाले सभी जानते हैं कि बिल्कुल नहीं रोका गया। तो ये बहुत कारगर कदम अटल जी ने उठाया। तो ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही अपने आप से घुटने टेकते रहे और पाकिस्तान के साथ संबंध। तो चलिए, आप कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर अग्रसर हमेशा रही है कि यूपीए सरकार पाकिस्तान को लेकर सॉफ्ट है। स्कंद जी, हम आपसे एक छोटी सी टिप्पणी चाहेंगे। हालांकि ये राजनीति का मामला है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि हाल के पिछले 7-8 सालों में ये एक प्रवृत्ति सी बन गई है, खास करके 26/11 के बाद, कि आप एक कदम आगे बढ़ते हैं, कठोर बातें कहते हैं और 5 कदम पीछे चले जाते हैं? देखिए, जो भी पक्ष सत्ता में है दिल्ली में, हमारे सामने जो सबसे बड़ी समस्या है देश के सामने, वो आर्थिक प्रगति की है। और जो भी पक्ष सत्ता में होगा वो चाहेगा कि पाकिस्तान से, सब हमारे पड़ोसियों से संबंध ठीक रहें और हम लोग अपना आर्थिक विकास की तरफ अग्रसर हों। तो चाहे वो एनडीए सरकार हो या यूपीए सरकार हो, ये तो उनसे अपेक्षित है कि वो उसकी तरफ कार्रवाई करेंगे। पर उसमें ये गलत सिग्नल ना चला जाए कि हमारी तरफ से कोई कमजोरी है। वो एक डिप्लोमेसी है, वो ठीक से कन्वे करना चाहिए। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं एक बात है जिसको लेकर हर कोई सवाल उठा रहा है, और सवाल एक यहां पर यह भी है कि गलत संदेश तो जा ही रहा है, साथ साथ अफजल गुरु पर पाकिस्तान में जिस तरीके से सियासत मची है उसकी वजह क्या है? आखिरकार क्यों हाफिज सईद से लेकर पाकिस्तान की सरकार तक अफजल गुरु के मातम में इतने आंसू बहा रहे हैं?
कहीं ये उनकी अंदरूनी कमजोरी की वजह तो नहीं है? देखिए ये रिपोर्ट। भारत की दरियादिली को आंख दिखाते हुए पाकिस्तान की संसद ने दिखाया ये दोगलापन। आतंकवाद पर एक बार फिर दुनिया के सामने आया पाकिस्तान का एक और खूंखार चेहरा। दुनिया जानती है कि अफजल गुरु 13 दिसंबर को भारतीय संसद पर हमले में दोषी था और उसे भारतीय कानून के हिसाब से ही मौत की सजा दी गई थी। लेकिन पाकिस्तान की संसद ने अफजल पर निंदा प्रस्ताव पास कर भारत की पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की है। हम एक दूसरे के इस तरह के मामलात में बोलते रहते हैं, मगर मैं आपसे ये अर्ज जरूर करना चाहती हूँ कि जहाँ पे डेथ पेनल्टी का मामला है वो कोई अपने अंदरूनी मामलात नहीं होते हैं। पाकिस्तान में अफजल की फांसी के बाद ही भारत के खिलाफ माहौल तैयार होने लगा था। इसका जमा संभाला उस शख्स ने जो भारत में मोस्ट वांटेड है। हाफिज सईद न सिर्फ भारत का गुनहगार है बल्कि अमेरिका ने भी उस पर इनाम का ऐलान किया है। लेकिन हाफिज खुलेआम यासीन मलिक के साथ अफजल के लिए प्रार्थना सभा में शामिल हुआ। भारत सरकार के तमाम एतराज के बावजूद पाकिस्तान ने इस मामले में कोई कार्रवाई करना तो दूर, इस मामले को अहमियत देना भी जरूरी नहीं समझा। पाकिस्तान में 2 महीने बाद आम चुनाव होना है। जानकारों का कहना है कि तमाम सियासी पार्टियां चुनाव में अफजल के मुद्दे को कैश कराना चाहती हैं। पाकिस्तान की कट्टरपंथी पार्टी जमीयत उलेमा-ए इस्लाम ने संसद में अफजल की फांसी पर निंदा प्रस्ताव पेश किया था। लेकिन सवाल यह है कि जब अफजल पाकिस्तान का नागरिक है ही नहीं तो अफजल के मामले में निंदा प्रस्ताव रखने का अधिकार पाकिस्तान को किसने दिया? टीम न्यूज नेशन। चंदन, आपने भारतीय राजनीति को भी देखा है और कूटनीति पर भी एक अच्छी खासी आपकी पकड़ है। हम आपसे समझना चाहेंगे, एक पत्रकार के तौर पर भी जरा आप हमें समझाइए, क्या पाकिस्तान के अंदरूनी हालात पाकिस्तान को इतना मजबूर कर सकते हैं कि वो अफजल गुरु के मामले पर भारत पर इस तरह का दबाव बनाने की कोशिश करे? और एक तरह से जो कश्मीर में जो हमला हुआ है सीआरपीएफ के कैंप पर, वो भी इसी बदले की कार्रवाई की बात कही जा रही है। तो क्या इससे साफ स्पष्ट अब नहीं हो रहा कि पाकिस्तान सीधे तौर पर भारत में आतंकवादी हरकतों को कहीं न कहीं सरपरस्ती दे रहा है और इसके लिए अब भारत सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए? देखिए, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, बिल्कुल शक ही नहीं है कि पाकिस्तान पिछले कुछ महीनों से खासकर इसको बढ़ावा देता जा रहा है और हर बात को लेके पाकिस्तान भारत को प्रोवोक कर रहा है। और पिछले कुछ हफ्तों में जो घटनाएं हुई मैं पहले ही बता चुका हूं। और मुझे लगता है कि अभी क्योंकि पाकिस्तान में चुनाव नजदीक आ गया है जी, तो सभी राजनीतिक दल वहां पर इस कश्मीर के मुद्दे को लेकर अपनी अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं जी। कोई पार्टी पीछे अपने को पीछे दिखना नहीं चाहते हैं, इसीलिए ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से आ गया। हालांकि जमात ने इस प्रस्ताव को रखा था। तो इसी मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के नेता जो हैं वो सभी जानते हैं कि इसका कोई असर नहीं होगा। ऐसा रेजोल्यूशन कोई माने नहीं रखता, प्रस्ताव कोई माने नहीं रखता। अफजल गुरु पाकिस्तान का नागरिक नहीं है। दुनिया जानती है कि पार्लियामेंट में हमले के पीछे पाकिस्तान, जानती है कि 26/11 के हमले के पीछे पाकिस्तान, सब साबित हो चुका है। तो कोई अहमियत नहीं है ऐसे प्रस्ताव पारित करने का। लेकिन बस ये राजनीतिक रोटियां सेकनी है तो उन्होंने कर दिया, लेकिन इसका कोई असर होगा नहीं। लेकिन हाँ, हमारे लिए खतरे की घंटी है कि लगातार इस तरह के प्रोवोकेशन आ रहा है और हमें इस बार ठोस कदम उठाने चाहिए। चंदन, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा, वक्त दरअसल कम है। एक चीज आप बताइए जो ठोस कदम के तौर पर वाकई में भारत सरकार को करना चाहिए। एक छोटा सा जवाब। दोबारा पूछिए। मैं एक ठोस पहल जो भारत सरकार को करनी चाहिए जिससे पाकिस्तान चेते, क्योंकि समय कम है इसलिए मैं एक छोटा सा जवाब चाहता हूं। हाँ, नहीं, अभी देखिए, हमने तो आज क्या मांग क्या रखी है। हमने कहा है जब तक आतंकवाद के मसले पर और 26/11 के जो अपराधी हैं उनको भारत भेजने पर अगर पाकिस्तान कोई कार्रवाई नहीं करता या उनको पाकिस्तानी अदालतों में उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो हम आगे बातचीत किस बात का करें।
ये तो पूर्व शर्त होना चाहिए, प्री कंडीशन बातचीत के। ये हो जाए उसके बाद हम देखेंगे। बिल्कुल। स्कंद जी, एक छोटा सा जवाब आपका, क्या पहल बातचीत से पहले हमें शर्तें रखनी चाहिए? देखिए, बातचीत तो अभी बहुत देर बाद होगी, क्योंकि अभी तो उनका नेशनल असेंबली का इलेक्शन होगा, उसके बाद नए प्रधानमंत्री बनेंगे, नए प्रेसिडेंट बनेंगे, क्या उसका रूपरेखा निकलती है, तो बातचीत का तो अभी समय ही नहीं है कुछ महीने। पर तब तक हमें क्या करना चाहिए, अब ये हमें कहीं रिटेलिएट करने की क्षमता हमारे देश में है कि नहीं है, कभी कभी मुझे बड़ा ये शक होता है जी कि पाकिस्तान कुछ भी करता रहता है और केवल बातों के हम कुछ कर नहीं पाते हैं। तो कुछ हमारे अंदर ये शक्ति होनी चाहिए कि हम कुछ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो कैंप्स हैं या कहीं जहाँ टेररिस्ट हैं, जहाँ हमें रियल टाइम इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जी, उनके खिलाफ हम कुछ एक्शन लें, और तभी पाकिस्तान सबक सीखेगा। नहीं तो वो तो ये गीदड़ भभकियों से डरने वाला नहीं है। बिल्कुल। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये दोनों पक्ष काफी ज्यादा आज प्रबल बनते जा रहे हैं। पहला तो ये कि पाकिस्तान से बातचीत तब तक न हो जब तक आतंकवाद के मसले पर कोई ठोस पहल न हो, और दूसरा ये कि क्यों ना भारत अब एक्टिव परस्यूट की बात करे। इस पर लगातार चर्चा होती रही है, लेकिन आम सहमति नहीं बनती। शायद वक्त आ गया है कि अब सहमति बने। आप दोनों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुछ देर के लिए हम यहाँ पे रुक रहे हैं, उसके बाद बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। न्यूज का बिल्कुल मतलब कि एक एनालिटिकल न्यूज होनी चाहिए, ऑथेंटिक न्यूज होनी चाहिए। बड़ी ईमानदारी से बात को पेश करना चाहिए, कहीं पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए। ऐसी विषयों को कोई छूने से संकोच करना चाहिए जिससे सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़े। इन सब चीजों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। खबरें जो आपकी सोच बदल दें। न्यूज नेशन। खबरों का कोई वक्त नहीं होता, लेकिन हर वक्त एक जैसा भी नहीं होता। हर सुबह हो न्यूज के साथ आपके मूड का बसेरा। नेशन सवेरा रोजाना सुबह 6 बजे। जो न्यूज है वो मतलब वो प्रोडक्टिव और क्रिएटिव न्यूज नहीं है। जो मतलब एक टू द पॉइंट जो चीज बोलनी चाहिए वो वैसा नहीं होता है। न्यूज देखना चाहता हूँ, लेकिन अच्छा न्यूज और द ट्रूथ। मैं न्यूज चैनल में न्यूज तो देखना चाहता ही हूँ और रिपीटेड न्यूज नहीं देखना चाहता हूँ। अब होंगी आपकी जरूरत की खबरें। न्यूज नेशन। मैं हूँ इस वक्त गोवा में। गोवा की फेमस फिश करी और वेज जकूती। फुल न्यूज आई वुड लाइक टू वॉच, बट रिपीटिंग आई डोंट लाइक। न्यूज चैनल में एक तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीजें आनी चाहिए, हमारे सोसाइटी से रिलेटेड चीजें आनी चाहिए। किसी भी न्यूज चैनल को कोई चीज क्राइम हुआ या कुछ हुआ उसको सेंसेशनल वे में नहीं दिखाना चाहिए। खबरें जो आपकी सोच बदल दें। न्यूज नेशन। उत्तर प्रदेश की सरकार जो कि अखिलेश यादव की है, उसके 1 साल पूरे हो चुके हैं। एक ऐसी सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, राज्य के इस सूबे में, जहां पर माना गया कि एक युवा नेता जो कि सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री के तौर पर वहां पर आसीन हुए सत्ता पर, उनसे बहुत उम्मीदें थीं। हर किसी को लग रहा था कि उत्तर प्रदेश की कायाकल्प होती हुई दिखाई दे सकती है और शायद बहुत जल्द ही उत्तर प्रदेश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलती दिखाई देगी। लेकिन कुछ बातें तो यकीनन हुई हैं, लेकिन जमीनी हकीकत शायद एक ऐसे उत्तर प्रदेश की तरफ संकेत दे रहा है जहां कानून व्यवस्था को लेकर, जहां कहीं न कहीं सांप्रदायिक हिंसा को लेकर, जहां आर्थिक विकास को लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो आइए आज 1 साल के आकलन पर हम देखते हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश कहां खड़ा है। सबसे पहले बात करते हैं क्राइम ग्राफ की। तो आइए आप देखिए अखिलेश के राज में दरअसल क्या सच और क्या झूठ, उसके बारे में खैर अखिलेश यादव की सरकार ज्यादा बेहतर बता सकती है। लेकिन 2011-2012 में इस राज्य में हत्याएं दर्ज की गई थी 2601, लेकिन 2012-2013 में 5400। आप देख सकते हैं सीधे दूना का यह आंकड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि हमारा ग्राफिक जरा उल्टा सा दिखाई दे रहा है यहां पर। अगर आप देखें बलात्कार की घटनाएं,
2011-12 में 1179, लेकिन यह बढ़कर आंकड़ा हो जाता है 1279। 100 से ज्यादा बलात्कार की घटनाएं बढ़ चुकी हैं सिर्फ एक साल के भीतर। इसी तरीके से अन्य क्राइम ग्राफ की भी हम अगर बात करें, स्थिति काफी गंभीर बनती हुई दिखाई दे रही है। लूट के मामले में भी 200 से ज्यादा लूट की घटनाएं